वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 17 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 16 तक हमने सारे सेक्शंस कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, क्योंकि यहाँ पे हम सारे सेक्शंस बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कवर करते हैं जो आपके जुडिशरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सेक्शन 17 बताता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। तो इफेक्ट ऑफ यानी फ्रॉड अगर हो गया है या मिस्टेक हुआ है तो उसका इफेक्ट, उस फ्रॉड या उस मिस्टेक का इफेक्ट आपके लिमिटेशन पीरियड पे कैसे होगा, समझ रहे हो? ये हमें सेक्शन 17 में पढ़ना है। तो सेक्शन 17 में जो सबसेक्शन 1 है वो हमें सबसे पहले क्या बता रहा है कि अगर किसी सूट या एप्लीकेशन के लिए आपके पास में लिमिटेशन का पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है इस एक्ट के थ्रू। शेड्यूल पार्ट जो एंड में है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट में, लास्ट में शेड्यूल पार्ट है, वहाँ पे अलग अलग सूट्स कितने तरह के, मतलब अगर आपको सूट फाइल करना है फॉर पोजेशन या सूट फाइल करना है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ऐसे अलग अलग सूट्स के लिए लिमिटेशन पीरियड क्या होगा वो बताया हुआ है। वैसे ही सेम आपके एप्लीकेशन अगर आपको फाइल करना है तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए क्या टाइम पीरियड होगा वो बताया है। तो अगर किसी सूट या एप्लीकेशन के लिए आपको लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है और द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट, और जो सूट या एप्लीकेशन आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि डिफेंडेंट ने या रिस्पोंडेंट ने आपके साथ में फ्रॉड किया है, जो आपका बेस है वो क्या है, फ्रॉड है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देती हूँ कि जब आप सूट फाइल करते हो तो एक सूट में दो पार्टीज़ होती हैं। जो पार्टी सूट फाइल करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पे नीचे समझते हैं। सूट होता है जो सूट को जो फाइल करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। और वो सूट जिसके अगेंस्ट में फाइल किया जाता है, मतलब वो सूट को जो डिफेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट। ओके, ये सूट के केस में हो गया। तो यही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट क्या होगा एप्लीकेशन के लिए। तो एप्लीकेशन जब फाइल होता है तो जिसने फाइल किया है एप्लीकेशन उसे हम एप्लीकेंट कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो सूट या एप्लीकेशन है वो किस पे बेस है, जो डिफेंडेंट है या रिस्पोंडेंट है उसने आपके साथ में फ्रॉड किया है, इसीलिए ये सूट या एप्लीकेशन फाइल किया गया है, और हिज एजेंट या फिर इसके एजेंट ने। दूसरी सिचुएशन क्या है, द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड। आपके पास में कोई राइट है या टाइटल है, उसका नॉलेज कंसील किया गया है बाय फ्रॉड। किसने कंसील किया है, या तो डिफेंडेंट ने या रिस्पोंडेंट ने। अब आपके पास में कोई राइट है, फॉर एग्जांपल के, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। आपके लिए कोई ट्रस्टी है, आप बेनिफिशियरी है। आपको पता होगा बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसके लिए कोई पर्सन ट्रस्ट पे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, उसके मैनेजमेंट करता है। अब ये ट्रस्टी है, ट्रस्टी को क्या काम दिया गया है कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है, और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी ये आप इस बेनिफिशियरी के लिए यूज़ करेंगे। ट्रस्टी ने क्या किया, ट्रस्टी ने वो प्रॉपर्टी को जो है उसका मिस अप्रोप्रिएशन किया, उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बेनिफिशियरी जो है उसके पास में जो नॉलेज है या राइट है कि वो ट्रस्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, बट वो नॉलेज या टाइटल ट्रस्टी ने छुपा लिया, वो बेनिफिशियरी को उसने नहीं बताया कि उसने उस प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन किया है, और ये जो छुपाया है उसने बाय फ्रॉड ये छुपाया है। तो आई होप जो हमारे पास में दूसरी सिचुएशन है उसके लिए एग्जाम्पल क्लियर है। तीसरी सिचुएशन क्या है, द सूट और एप्लीकेशन इज़ फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ मिस्टेक। ये जो आप सूट या एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ये आप क्यों फाइल कर रहे हैं, क्योंकि कोई मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक से आप रिलीफ के लिए ये सूट या एप्लीकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को 5 लाख रुपीज़ पे कर दिए। क्यों पे किए, क्योंकि वाई ने कहा कि एक्स जो है वो लाइबल है वाई को पे करने के लिए, एक्स के पास में पैसे बाकी हैं वाई के, ऐसा वाई ने कहा और एक्स ने वाई को पैसे दे दिए। बट बाद में एक्स को पता चलता है कि ये जो 5 लाख रुपए मैंने वाई को दिए हैं इसके लिए तो मैं लाइबल था ही नहीं, मुझे वाई को पैसे नहीं देने थे, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही थी। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गई है मिस्टेक।
अब मिस्टेक से रिलीफ लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है। एक्स के 5 लाख रुपीज़ चले गए बाय मिस्टेक वाई के पास। अब ये रिलीफ के लिए क्या करेगा, एक्स वाई के अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, है ना, या एप्लीकेशन करेगा, वो जो भी होगा। तो या जो सूट है या एप्लीकेशन है वो किस लिए है, फॉर द रिलीफ फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ मिस्टेक। मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंस क्या हुए हैं, 5 लाख रुपीज़ वाई को ट्रांसफ़र हो गए। अब इससे रिलीफ के लिए सूट या एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है। और जो हमारे पास में लास्ट सिचुएशन है वो क्या है, वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ बिन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम। एप्लीकेंट या प्लेंटिफ का कोई जो राइट है, जो राइट स्टैब्लिश हो रहा है किसी डॉक्यूमेंट से, वो डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील किया गया है बाय द डिफेंडेंट। इसके लिए आप एग्जांपल क्या देख सकते हो कि एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन जो है वो ओनर है इस प्रॉपर्टी का। अब एक्स को ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप दिखानी है, तो उससे क्या दिखाना पड़ेगा, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, या उसने किसी से लिए होंगे तो सेल डीड। तो वो डॉक्यूमेंट वाई ने क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट छुपा रखे हैं। अब जो राइट है एक्स का इस प्रॉपर्टी पे, उसे इस्टेब्लिश करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट कंसील्ड किए हुए हैं बाय द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट। ये चारों सिचुएशन अगर एग्जिस्ट करती है, कौन सी चारों सिचुएशन, जो हमने ऊपर देखी, कि जो आपका सूट है या एप्लीकेशन है वो बेस्ड है किसी फ्रॉड पे। फ्रॉड किसने किया है, जो डिफेंडेंट है या रिस्पोंडेंट है उसने। दूसरा क्या है, नॉलेज है जो आपके पास में, नॉलेज या नॉलेज किससे रिलेटेड है, आपके किसी राइट या टाइटल से रिलेटेड, उसे कंसील किया गया है बाय फ्रॉड। और किसने कंसील किया, डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट ने। तीसरी सिचुएशन में किसी मिस्टेक्स के कॉन्सिक्वेंसेस में से रिलीफ आपको चाहिए, कोई मिस्टेक हो गई और उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है उससे आपको रिलीफ चाहिए, इसलिए आपने सूट या एप्लीकेशन लगाया है। और चौथी सिचुएशन क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना राइट इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है, वो कंसील किया गया फ्रॉडुलेंटली बाय द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट। ये सेक्शन जो सेक्शन 17 है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम इसे टाइम लेकर आराम से समझेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सेक्शन 17 एट द एंड आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन 17 के जो चारों सिचुएशन है ये हमने देख लिए। आगे क्या कह रहा है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ डिस्कवर्ड द फ्रॉड और मिस्टेक। मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपके पास में, हमने ऊपर देखा है, कोई सूट फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन करना है, तो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया जाता है कि भाई इतने टाइम पीरियड में ही आप कोर्ट में आ सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आपके पास में सारा लाइफ टाइम आप कभी भी आओ कोर्ट में, कोर्ट वो एप्लीकेशन ले लेगी, सूट ले लेगी, नहीं, आपके पास में टाइम लिमिट है। तो वो टाइम लिमिट आपका कब शुरू होगा, जिस दिन आपने वो फ्रॉड को या मिस्टेक को डिस्कवर कर लिया, आपके पास नॉलेज आ गई कि अच्छा मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, या फिर हाँ मेरे साथ मिस्टेक हो गई है। तो आपके पास जिस दिन वो नॉलेज आती है उस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, उसके पहले नहीं शुरू होगा। ये हमें आगे बता रहा है सबसेक्शन, जो सबसेक्शन 1 है उसका आगे का पार्ट हमें ये बता रहा है। और कुड विथ रीजनेबल डिलीजेंस, या फिर अगर आप रीजनेबल डिलीजेंस से, आप बहुत अवेयर होकर वो पता लगाते उस बारे में, तो आपको पता लग जाता है, तो ऐसे केस में भी लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। आगे हमें कंसील्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या बताया जा रहा है कि अगर इन केस ऑफ अ कंसील्ड डॉक्यूमेंट अगर पर्सन ने कंसील करके छुपा के रखे हुए हैं, तो जब तक कि प्लेंटिफ या एप्लीकेंट उसे प्रोड्यूस नहीं कर देता या फिर उसका प्रोडक्शन जो है वो कंपेल नहीं कर सकता। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड। ये कैसे होगा, जो हमने मिस्टेक का एग्जाम्पल देखा था उसे कंटिन्यू करते हैं कि एक्स ने वाई को 5 लाख रुपीज़ दे दिए बाय मिस्टेक। अब अगर एक्स को वाई के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, क्यों, क्योंकि एक्स ने वाई को गलती से पैसे दे दिए और वो पैसे उसे रिटर्न चाहिए, तो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी के लिए आपके पास में जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो 3 इयर्स का है।
3 साल में आप किसी पर्सन के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। अब क्या हो गया कि एक्स ने वाई को पैसे दे दिए बाय मिस्टेक, और एक्स को ये पता चलता है कितने सालों बाद, फॉर एग्जांपल एक्स को 10 साल बाद पता चलता है कि अरे मेरे से तो मिस्टेक हो गई, मैंने जो वाई को पैसे दिए हैं उसके लिए मैं लायबल था ही नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही थी, मुझे वाई को पैसे नहीं देने थे, तो ये मिस्टेक हो गई है। और ये तो 10 साल के बाद पता चल रही है, तो क्या एक्स का जो राइट है वाई के अगेंस्ट में सूट फाइल करने का और पैसे रिकवर करने का, वो ख़त्म हो गया है? नहीं। जब 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years व्हेन एक्स कम्स टू नो कि मेरे साथ में मिस्टेक हो गया था, मैंने गलती से वाई को पैसे दे दिए थे, तो 10 साल के बाद में ये 3 साल का टाइम पीरियड शुरू होगा। तो टोटल 10 साल के बाद में विद इन 3 years एक्स वाई के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। वहीं कंसील्ड डॉक्यूमेंट के लिए क्या है कि अगर ए ने ये दिखाना है कि उसका इस प्रॉपर्टी पे उसका राइट है और बी ने डॉक्यूमेंट जो है वो कंसील करके रखे, तो जब तक कि ए वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर देता कोर्ट में, या फिर उसके प्रोडक्शन को कंपेल नहीं कर देता। फॉर एग्जांपल ए कोर्ट में गया और उसने समन्स के थ्रू कोर्ट में जो समन्स होते हैं, कोर्ट अप्रोच करके और कोर्ट ने समन्स इशू किए, मतलब कोर्ट ने कंपेल कर दिया बी को कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करो। तो अगर जब तक के कंपेलिंग नहीं हो जाती, या उस पर्सन ने जो प्लेंटिफ या एप्लीकेंट है उसने कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर दिए, तब तक के लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू नहीं होता है। ये हमने देख लिया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो यही जो सबसेक्शन 1 का एक्सटेंडेड पार्ट हमें नीचे बता रहा है, वो यही बता रहा है कि जिस दिन आपको फ्रॉड डिस्कवर हो गया, जिस दिन मिस्टेक डिस्कवर हो गई, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। और डॉक्यूमेंट के केसेस में जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दिया या फिर उसके प्रोडक्शन को कंपेल कर दिया, ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। अभी यहाँ पे प्रोवाइजो क्या कह रहा है, दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और एनफोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी। अब हमने ऊपर देखा है सबसेक्शन 1 में जनरल प्रोविजन है कि फ्रॉड हो गया, मिस्टेक हो गया, किसी ने डॉक्यूमेंट छुपा के रखे हैं, तो कैसे आगे प्रोविजन चल रहे हैं वो हमने देख लिया। अब इसका एक्सेप्शन है। सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में कोई चार्ज रिकवर करना चाहते हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शन को सेट असाइड करना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे नीचे 3 सिचुएशन, जो हमें यहाँ पे 3 सिचुएशन बताई गई, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर आप कोई भी सूट या एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, या जो हमने सबसेक्शन 1 में देखा है वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहला, इन केस ऑफ अ फ्रॉड हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय अ पर्सन हु वॉज नॉट अ पार्टी टू द फ्रॉड। अगर फ्रॉड हुआ है और वैल्यूएबल कंसिडरेशन जो है वो किसी ऐसे पर्सन ने खरीदी है जो फ्रॉड के लिए पार्टी नहीं था, और हैव रीज़न टू बिलीव दैट एनी फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको जो पहली सिचुएशन है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के ए ने बी को एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल की। अब ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की, वो कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मैं इसका ओनर हूँ और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ प्रॉपर्टी फॉर ₹20 लाख। अब क्या होता है, बी को ये डिस्कवर होता है बाद में कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ए ने मेरे से पहले सी को दे रखी थी, और इसने मेरे साथ में फ्रॉड किया। जो ऑलरेडी सोल्ड प्रॉपर्टी थी इसने मुझे सेल कर दी वापस से, मेरे साथ में तो फ्रॉड हो गया, ऐसा बी कहता है। तो बी क्या करेगा, सी के अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा और कहेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना तुम्हारे पास में, ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ए ने मेरे साथ में फ्रॉड करके मुझे सेल किया है, तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे रिकवर करनी है फॉर दिस सूट फॉर द पोजेशन। ये सूट नहीं फाइल हो सकता, क्यों? क्योंकि ये जो सी पर्सन है ना, वो ना तो इस फ्रॉड का मेंबर था, ये जो फ्रॉड हुआ है इसमें वो पार्टी नहीं था, सी को नॉलेज नहीं थी कि ए ने बी के साथ में क्या किया, या ये दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें वो पार्टी नहीं था, ना ही उसे नॉलेज थी। और सी ने जो ए से घर लिया है ना, वो प्रॉपर उसने कंसिडरेशन देकर, वैल्यूएबल कंसिडरेशन देकर वो प्रॉपर्टी परचेज की। तो ये जो सूट है, दिस सूट इज़ नॉट मेंटेनेबल बिकॉज
यहाँ पे जो प्रोवाइजो पार्ट है वो क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और एनफोर्स एनी चार्ज, या फिर किसी ट्रांजैक्शन को सेटिसाइड करने के लिए अगर वो परचेज की गई है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द फ्रॉड। किसने वो परचेज कर रखी थी, उस पर्सन ने जो पार्टी नहीं था फ्रॉड के लिए, या फिर उसे नॉलेज नहीं थी उस फ्रॉड की। दूसरी सिचुएशन क्या है, इन केस ऑफ अ मिस्टेक हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजैक्शन इन विच द मिस्टेक वॉज मेड बाय अ पर्सन हु डिड नॉट नो और हैव रीजन टू बिलीव दैट द मिस्टेक हैड बीन मेड। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि ए ने एक्स ने फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई के साथ में एक अग्रीमेंट किया। ओके, एक्स और वाई के बीच में अग्रीमेंट होता है कि एक्स के पास में फॉर एग्जांपल 2 प्लॉट्स हैं ओ एंड पी। एक्स और वाई के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि एक्स अपना वाई प्लॉट एक्स अपना ओ प्लॉट वाई को सेल कर देगा। अब मिस्टेक क्या हो जाती है, एक्स ने गलती से ये जो पी प्लॉट है उसके लिए अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट में जो टर्म है वो अग्रीमेंट के टर्म के हिसाब से ओ प्लॉट सेल करना था, बट एक्स ने पी प्लॉट सेल कर दिया वाई को। अब वाई ने क्या किया, बाद में सब्सिक्वेंटली, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वर्ड सब्सिक्वेंटली, बाद में क्या हुआ, वाई ने ये पी प्लॉट जेड को सेल कर दिया। जेड ने इसके लिए प्रॉपर कंसिडरेशन दिया है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया है। साथ ही साथ जेड को इस मिस्टेक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। जेड को नहीं पता है कि पहले मिस्टेक हो रखी है, एक्स ने गलती से वाई को पी प्लॉट सेल कर दिया जबकि ओ प्लॉट सेल करना था। तो जेड पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी सूट नहीं फाइल किया जाता। एक्स ने समझ लो बाद में जेड के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया कि पहले मिस्टेक हो गई थी, ये प्लॉट नहीं ये वाला प्लॉट सेल करना था, या फिर ये जो ट्रांजैक्शन वाई और जेड के बीच में, फॉर एग्जांपल एक्स ऐसा क्लेम करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वाई और जेड के बीच में इसे कैंसिल आउट कर दिया जाए क्योंकि पहले मिस्टेक हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, 2 ही बातें। सबसे पहला, वैल्यूएबल कंसिडरेशन देकर आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है। दूसरा, आप पार्टी नहीं थे टू द मिस्टेक, या फिर आपको नॉलेज नहीं थी उस मिस्टेक की। यह हमें दूसरी बात बताई गई। तीसरा क्या बता रहा है, इन केस ऑफ अ कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द कंसीलमेंट एंड डिड नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज नो और हैव रीजन टू बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन कंसील्ड। अब ए ने बी के डॉक्यूमेंट कंसील करके रखे हुए थे और बाद में इसने क्या किया है, इसके डॉक्यूमेंट कंसील करके रखे, और इसने क्या किया, बाद में उसी डॉक्यूमेंट के बेस पे किसी सी पर्सन को प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी है। सी पर्सन ने परचेज किया प्रॉपर्टी वैल्यूएबल कंसिडरेशन देकर, और उसे पता भी नहीं था कि डॉक्यूमेंट कंसील किए हुए हैं। तो ऐसे केस में भी सी के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं होगा, सी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं होगा। यही बात हमें ये तीनों जो हमें यहाँ पे 3 पॉइंटर्स यहाँ पे बताए गए प्रोवाइजो में, ये बताया गया है दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 1 जो हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पे हमारा सबसेक्शन 1 हो गया है कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 एक बार आप रीडिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि वेर अ जजमेंट डेटर हैज़ बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो कोर्ट क्या करेगी, उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस का जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर देगी। इससे हम इसका जो एक वर्ड है ना सबसेक्शन 2 का, उसे डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जब एक जजमेंट आता है तो जजमेंट 2 पार्टीज़ के लिए आता है। एक वो पार्टी होगी जिसके फेवर में आया होगा जजमेंट, और एक वो पार्टी होगी जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया होगा। जजमेंट और डिक्री दोनों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जिस पार्टी के फेवर में जजमेंट आता है उसे हम क्या कहते हैं, जजमेंट क्रेडिटर, ठीक है। और जिस पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट आया है, जिस पार्टी को जो है वो रिलीफ नहीं मिला है या जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है, उसे हम क्या कहते हैं, जजमेंट डेटर। डिक्री के केस में हम जो पर्सन जिसके फेवर में आया उसे डिक्री होल्डर भी कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट में आया उसे जजमेंट डेटर कहते हैं। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है सबसेक्शन 2 में कि अगर जो जजमेंट डेटर है
जजमेंट डेटर कौन? जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है। जजमेंट डेटर ने क्या किया है? बाय फ्रॉड या फोर्स। अब फोर्स मतलब जो आप फिजिकल फोर्स, मतलब किसी को ज़बरदस्ती रोक कर जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उसे रोका गया है। जजमेंट डेटर ने क्या किया है? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को डिले करवाया है। क्यों? क्योंकि जजमेंट क्रेडिटर के फेवर में डिक्री है। अब आपको ये भी पता होगा कि जब डिक्री पास होती है या जजमेंट पास होता है तो उसका एग्जीक्यूशन होता है प्रॉपर, और एग्जीक्यूशन के बाद ही वो डिक्री या जजमेंट जो है वो एनफोर्सेबल है। तो जो आपके पास में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होती है, उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन होता है, और उस एप्लीकेशन के लिए टाइम पीरियड कितना है? लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल के जजमेंट डेटर जो है जिसके अगेंस्ट में आई है डिक्री, उसने बाय फोर्स या फ्रॉड ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उसे डिले करवाया है फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। तो क्या हो सकता है? अगर जजमेंट क्रेडिटर है, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन किया कि मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा था इतने सालों से, या फिर मेरे साथ में बाय फोर्स ये जो जजमेंट डेटर है इसने प्रिवेंट किया है डिक्री के एग्जीक्यूशन प्रोसेस को, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर ये जो आपके पास में एग्जीक्यूशन का टाइम पीरियड है ना उसे एक्सटेंड कर सकती है कि चलो भाई आपके साथ 12 साल तक ये पर्सन ने थ्रू फ्रॉड या फोर्स आपका एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रोके रखा था, तो अब हम आपको 3 ईयर्स और दे रहे हैं, आप 3 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक जो है आपको कंडीशन है कि जिस दिन जजमेंट क्रेडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल जजमेंट क्रेडिटर को पता चल जाता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ में इतने सालों तक फ्रॉड किया है, और उसको जिस दिन ये नॉलेज आ गई उसके 1 साल के अंदर अंदर ही वो कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, या फिर सेसेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस दिन फोर्स खत्म हो गया उस दिन के बाद से लेकर 1 साल तक वो एप्लीकेशन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में ये जो एप्लीकेशन करने का जो टाइम पीरियड है वो भी दे दिया गया है कि एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हो? जिस दिन आपको फ्रॉड के बारे में पता चल गया या जो फोर्स आप पे अप्लाई किया जाता है वो फोर्स खत्म हो गया। तो एप्लीकेशन के लिए आपको कितना साल दिया गया है? 1 साल दिया गया है। और यहाँ पर एक और बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट मे अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अब यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं कोर्ट के ऊपर कि आपने एप्लीकेशन किया तो कोर्ट टाइम एक्सटेंड करेगी ही करेगी, वो सिचुएशन पे बेस्ड है। हर एक केस का अलग अलग सिचुएशन पे जो है वो कोर्ट का डिसीजन डिपेंड करता है। प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और सेसेशन ऑफ फोर्स एज द केस में भी, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि आपको फ्रॉड के बारे में नॉलेज आ गई, फ्रॉड आपको पता चल गया कि मेरे साथ में इतने सालों तक फ्रॉड हुआ, या जो फोर्स आप पे अप्लाई किया जा रहा था, इन द वर्स्ट केस आप समझ सकते हो कि ये जो जजमेंट क्रेडिटर है उसे बंद करके रखा था जजमेंट डेटर ने बाय फोर्स कि आप जा ही नहीं सकते कोर्ट में। तो जिस दिन वो फोर्स खत्म हो गया उस दिन वो जाएगा कोर्ट में, एप्लीकेशन करेगा, और कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट में एक्सटेंड दी पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। जो पीरियड आपको दिया गया है उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सेक्शन 17 यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई आपको क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर डिटेल में पूछना है तो आप डिटेल में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सबका आंसर दे सकूँ, सबका रिप्लाई दे सकूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अभी तक लास्ट तक आपने वीडियो देखा है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करते रहो, क्योंकि इससे ना यूट्यूब एल्गोरिथम में मैसेज जाता है कि अच्छा ये वीडियोस देखे जा रहे हैं, ये इस पे जो इनसाइट्स हैं वो अच्छी आ रही है, तो चैनल ग्रो करता है, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बाद में होता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।